हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, अर्थात दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है और यह जो पूरी श्रृंखला है जिसको हमने प्रारंभ किया है, यह क्रम से है धारा 1 से लेकर के सीआरपीसी की। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण धाराओं को और सभी महत्वपूर्ण जो प्रोविजन हैं उनको कवर करेंगे। हालांकि इसके पहले हमारे चैनल विधिकारी पर आपको सीआरपीसी के एमसीक्यूज के जो वीडियो है वो मिल जाएंगे, लेकिन वो जो है कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज हैं अलग अलग राज्यों की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह से। लेकिन यह जो सीरीज है इसके अंतर्गत आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको क्रम से धारा 1 से लेकर के हम क्रम से आगे बढ़ते हुए इसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस पूरी सीरीज में जो है आपको प्रश्नों के प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आपका जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, कोई इसमें डाउट ना रह जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए, और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को हमारे माध्यम से एक बेहतर मुकाम पर ले जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब देखते हैं यहाँ पर, यह पार्ट 2 है जैसा हमने बताया। इसके पहले के पार्ट में हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था और वहां पर हम धारा 13 तक के जो प्रावधान हैं उनको कवर किए हैं। अब धारा 13 से आगे के जो प्रश्न हैं वह हम इस पार्ट में देखेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर इसमें 50 प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण के अधीन होती है। तो आप धारा 14 जब देखेंगे तो धारा 14 के अंतर्गत यह स्पष्ट बताया गया है कि हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसके अधीन जो धारा 11 और धारा 13 के अधीन जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो है यह उत्तर निकल के आता है कि उच्च न्यायालय और सीजेएम या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन दोनों के अधीन रहते हुए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो धारा 11 के तहत और धारा 13 के तहत जो है नियुक्त किए जाते हैं, वो अपनी अधिकारिता का या अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन इसमें से हमको पहचानना है। पहला है कि जिले के समस्त अपर सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के अधीन होते हैं। तो आपको यहाँ पर शब्दों को पकड़ना है। अगर अपर सत्र न्यायाधीश है तो वह सत्र न्यायाधीश के अधीन नहीं होता है, बल्कि वह उसके बराबर पावर रखता है। लेकिन अगर यहीं पर सहायक सत्र न्यायाधीश होता तब वह उसके अधीनस्थ होता। तो अपर सत्र न्यायाधीश की जो शक्ति होती है वह सत्र न्यायाधीश के बराबर होती है, इसलिए जो पहला विकल्प है वह गलत है। दूसरा है कि जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीनस्थ होते हैं। तो जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट यह जो है सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं, यह भी गलत है। तीसरा देखते हैं कि प्रत्येक अपर जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। तो जहां आपको अपर दिखाई दे दे तो वह जो है जो मुख्य अधिकारी होता है, अर्थात जो डीएम है उसके अधीनस्थ एडीएम नहीं होता, बल्कि उसी के बराबर होता है, तो यह भी गलत है। चौथा खंड है कि प्रत्येक सेकंड वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं, तो यही सही है, क्योंकि इसके पहले हमने धारा 14 को देखा, उसके अंतर्गत यह बताया गया कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है अर्थात सीजम होता है, उसके अधीन धारा 11 और धारा 13 के अधीन जो भी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं वह सीजम के अधीनस्थ होते हैं। तो अब हम धारा 15 को जब देखेंगे तो इस प्रश्न के जो और विकल्प हैं उनका उत्तर मिलता है कि धारा 15 खंड 1 के अनुसार प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वह सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं। तो आप इसके लिए धारा 15 का जो दूसरा खंड है उसको जब देखेंगे तो वहां इसका उत्तर मिल जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात सीजेएम होते हैं, यह अपने अधीनस्थ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कार्य के वितरण के बारे में जो इस संहिता के संगत अर्थात इस संहिता के अनुसार कोई नियम बना सकता है या कोई विशेष आदेश दे सकता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, सीआरपीसी की धारा 15 खंड 2 यह विशेष आदेश या नियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 18 के अंतर्गत कोई विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाएगी। तो सबसे पहली बात आप जानिए कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है।
तो आपको धारा 18 के तहत विशेष महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। अब ऐसी नियुक्ति आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा की जा सकती है, तो केंद्रीय या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने का जब अनुरोध करता है, तब हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। अब जब धारा 18 का दूसरा खंड देखेंगे, 18 का दूसरा खंड, तो उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसी जो नियुक्ति होगी वह एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की समय अवधि के लिए, अर्थात एक बार में 1 वर्ष के लिए, जैसा कि हाई कोर्ट अपने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा नियुक्त करता है, तो उसी आदेश के लिए अर्थात 1 वर्ष की अवधि के लिए ही उसकी जो नियुक्ति है वह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है, और ऐसी जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और उसके कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है राज्य सरकार नियुक्त करता है, और जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं उन्हीं में से एक को जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है बनाया जाता है। तो धारा 20 के अंतर्गत देखिए वही बात हमने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उन्हीं में से एक को वह जिला मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त करती है। और इसी के आगे बताया गया दूसरे खंड के अंतर्गत कि राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट अर्थात एडीएम भी नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस में किया गया था? यह प्रश्न जो है आपका केस खास करके मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसमें जज का नाम अगर पूछा जाए तो जज जो है कृष्णा अय्यर थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर इस मामले में जज थे, और कहा गया कि जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। नेक्स्ट है, लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है। तो लोक अभियोजक की जो नियुक्ति है वह किस प्रकार से होती है? तो लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है? तो सबसे पहले आप प्रावधान देखेंगे धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, तो नियुक्ति कहाँ के लिए? हाई कोर्ट के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा और उसकी परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा, इन दोनों ही रीतियों से इसकी जो नियुक्ति है वह की जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसके लिए आप धारा जो 24 है, 24 का जो तीसरा खंड देखेंगे, इसके अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक जिले के लिए, और इसके पहले वाले प्रश्नों में हमने क्या देखा था कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कहाँ की जा रही थी? केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के लिए, और तीसरे खंड में जिले के लिए बात कर रही है, किया जा रहा है। तो राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, तो इसमें से तीसरा विकल्प सही होगा। तो 24 खंड 3 यह कह रहा है कि प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को। तो आपको यहाँ पर जिला शब्द को पकड़ना है, अन्यथा यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट किसके परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं? तो यहाँ पर देखिए धारा 24 का जो चौथा खंड है यह स्पष्ट बताता है कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नाम का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सत्र न्यायाधीश होते हैं इन्हीं के परामर्श से जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर पैनल तैयार किया जाता है, और उसी पैनल में से उनका जो है नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम जो है वह जिला मजिस्ट्रेट का द्वारा जो पैनल तैयार किया गया है उस पैनल में अगर उनका नाम नहीं है तो उनको अब लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 24 का जो 5वां खंड है इसी में है। हमने देखा कि प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक कि उसका नाम डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए
पैनल में नहीं हो। और पैनल कैसे तैयार किया जाएगा, तो सेशन कोर्ट के या सेशन न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार ही उसका जो पैनल तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जबकि वह कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि का व्यवसाय कर चुका हो। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसको लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक, तो यहाँ पर आपसे लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना है कि वह तभी नियुक्त किया जा सकता है जबकि उसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 साल तक उसने अपनी जो है लीगल प्रैक्टिस किया हो, विधि व्यवसाय किया हो। लेकिन अगर आपसे एक शब्द तो अपर आ गया, तो अपर के मामले में 7 वर्ष है। विशेष लोक अभियोजक की अगर बात आती है, तो विशेष लोक अभियोजक अगर किसी को नियुक्त किया जाएगा, तो उसकी जो अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय वह 10 वर्ष तक किया होना चाहिए। तो अपर के मामले में 7 वर्ष और विशेष लोक अभियोजक के मामले में 10 वर्ष। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है, तो धारा 24 का जो खंड 8 है उसी में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन संचालित कौन करता है। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो है अभियोजन का संचालन धारा 25 के तहत कौन करता है, तो सहायक लोक अभियोजक, जिसे सहायक लोक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो इसी के माध्यम से, और जो धारा 24 हमने देखा वहां पर जो लोक अभियोजक है वह कहाँ कहाँ करता है, तो खंड 1 के अंतर्गत जो 24 का खंड 1 है उसके तहत हाई कोर्ट में, और खंड 2 के तहत आप देखेंगे तो वहां पर केंद्र सरकार किसी जिले के लिए नियुक्त करती है, खंड 2 के तहत जिले के लिए, लेकिन किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा। और तीसरा खंड जब देखेंगे तो वहां पर राज्य में किसी जिले में जो नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा। तो आपका 24 के अंतर्गत जो तीनों खंड देखेंगे, तो एक के अंतर्गत हाई कोर्ट में नियुक्ति हो रही है, दूसरे के अंतर्गत जिले में हो रही है लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा, तीसरे के अंतर्गत भी जिले में ही हो रही है नियुक्ति लेकिन राज्य सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो अभियोजन का संचालन कौन कर रहा है, तो सहायक लोक अभियोजक करता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, तो धारा 25 के अंतर्गत। अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते, कौन सी ऐसी शर्तें हैं कि वह अगर पूरी हो जाती हैं, तो एक पुलिस अधिकारी भी सहायक लोक अभियोजक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान देखेंगे, धारा 25 का तीसरा खंड है वह यह कहता है कि जहां पर किसी मामले में सहायक लोक अभियोजक जो है उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को जो जिला मजिस्ट्रेट है वह सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो इसके अंतर्गत एक परंतु भी बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी भी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है, कि जबकि उसका जो पद है वह निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर के पद के से कम नहीं है या उससे छोटा पद नहीं है, और दूसरी बात उसने जांच में भाग नहीं लिया है। तो अगर यह दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब एक पुलिस अधिकारी जो है उसको भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशालय, यह सीआरपीसी की धारा 25 ए के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अभियोजन निदेशालय के बारे में जो प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया है 25 ए के अंतर्गत, यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ पर आपको अधिनियम जो संख्या है उसको ध्यान रखना होगा, और यह जो प्रश्न है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य की परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर 2005 में तो जोड़ा गया है, यह क्लियर है, लेकिन अधिनियम संख्या यहाँ पूछा गया है कि किस अधिनियम संख्या के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो आपको 5 का 25 अर्थात जो पहला विकल्प है 2005 का अधिनियम संख्या 25, 5 का 25 आपको इस तरह से याद रखेंगे तो वो क्लियर रहेगा। 25 ए के अंतर्गत, और 25 ए है तो अधिनियम संख्या भी 25 है और वर्ष 2005 है। तो इस ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो। तो कितने वर्ष तक वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, तो वह कम से कम 10 वर्ष से जो है वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो, या ऐसी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सहमति से होनी चाहिए। तो 10 वर्ष तक का वह अधिवक्ता के रूप में कार्य करे, और उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सहमति से होनी चाहिए।
तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान है धारा 25 का दूसरा खंड यह कहता है कि कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तो केवल तभी पात्र होगा जिसमें पहली बात है कि अधिवक्ता के रूप में कम से कम उसने 10 वर्ष तक व्यवसाय किया हो, और दूसरी बात है कि उसकी जो नियुक्ति है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से की जानी चाहिए। अब तीसरा खंड जब देखेंगे धारा 25 का, वह कहता है कि अभियोजन निदेशालय का जो प्रधान अभियोजन निदेशक होता है वह राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अपना कार्य करता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का जो विचारण है वह किसके द्वारा किया जा सकेगा। तो इसके अंतर्गत देखिए आपको धारा 26 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आईपीसी के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका जो विचारण है वह उच्च न्यायालय के द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा और किसी अन्य ऐसे न्यायालय के द्वारा जिसके द्वारा उसका विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। तो वहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दर्शित है, लेकिन उपखंड मजिस्ट्रेट जिसे एसडीएम कहा जाता है इसके द्वारा जो है आईपीसी के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका विचारण नहीं किया जाएगा। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा। तो धारा 25 में देखिए 26 के अंतर्गत जैसा कि हमने देखा कि अपराध का विचारण हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और अन्य कोई न्यायालय जिसे जो है प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है तो उसके द्वारा विचारण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए से लेकर 376 ई के अधीन किसी अपराध का विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसकी जो पीठासीन अधिकारी है वह कोई महिला होनी चाहिए। तो यह जो प्रावधान है कि यह कहाँ दिया गया है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह धारा 26 का खंड 1 के परंतुक के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको इस तीनों बातों को ध्यान, धारा 26 खंड ए और उसका परंतुक, तो इसी के अंतर्गत यह जो प्रावधान है यह दिया गया है। अब एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि इस प्रावधान को कब जोड़ा गया है। तो इस प्रावधान को वर्ष 2008 में जोड़ा गया है। तो आपको 2013 से इसको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि 2008 में इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की कौन सी धारा किशोरों के मामलों में अधिकारिता से संबंधित है। तो किशोरों के मामले में या जुवेनाइल केस के संबंधित जो जुरिस्डिक्शन से संबंधित जो धारा है वो धारा 27 है। और इस धारा के अनुसार जो किशोर हैं उसको कितनी अवधि का या कितनी उम्र के व्यक्ति को किशोर माना जाएगा। तो जब अपराध हुआ है उस अपराध की तारीख को उसकी उम्र 16 वर्ष या उससे कम है। तो आपको किशोर की उम्र यहाँ पर 16 वर्ष ध्यान रखना है। 14 वर्ष या 18 वर्ष में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और किशोर की उम्र 16 वर्ष किस धारा में बताई गई है, धारा 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा दंड पारित कर सकता है। तो धारा 28 को जब देखेंगे तो यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इन दोनों की जो है दंड देने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात वह कौन सी दंड दे सकते हैं। तो जब धारा 28 का जो पहला खंड है वो उसी के अंतर्गत यहाँ पर हाई कोर्ट की, पहले खंड के अंतर्गत हाई कोर्ट की और दूसरे खंड के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन की जो शक्ति है वह बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय कोई भी दंड दे सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत हो। तो चौथा विकल्प इसका सही होगा। तो धारा 28 में जैसा हमने बताया कि यहाँ पर 3 खंड बताए गए हैं। पहले में है उच्च न्यायालय की जो शक्ति है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड। दूसरे में आपको कोर्ट ऑफ सेशन की या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन की शक्ति बताई गई है। तो इनकी जो शक्ति है वह कितनी होगी, तो वह भी जो है विधि के द्वारा विहित कोई भी दंड दे सकते हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत यह भी बता दिया गया है कि अगर वह मृत्यु दंड देते हैं तो उस मृत्यु दंड की जो पुष्टि है वह हाई कोर्ट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। अब हाई कोर्ट के द्वारा पुष्टि कैसे की जाएगी तो इसके बारे में प्रावधान धारा 366 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी का जो तीसरा खंड है उसके अंतर्गत जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं या असिस्टेंट सेशन जज होते हैं उनकी जो है सजा देने की जो पावर कितनी है वह अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास का दंड वह दे सकते हैं। तो इस प्रकार से धारा 28 के अधीन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट इनकी शक्तियां बताई गई हैं। और धारा 29 को अगर हम आगे देखेंगे तो उसमें मजिस्ट्रेटों की शक्तियां बताई गई हैं। तो आगे प्रश्न देखते हैं जो धारा 28 पूछे जाते हैं कि आजीवन कारावास का दंड किसके द्वारा दिया जा सकता है।
तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह नहीं हो सकते, ये भी नहीं है। तो सत्र न्यायाधीश, तो सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश और हाई कोर्ट, यह जो है आजीवन कारावास तक का जो सजा है वह दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या दंड दे सकता है। तो जैसा कि धारा 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेटों की जो दंड देने की शक्तियां हैं वह बताई गई हैं। तो इसके अनुसार जो पहला खंड है धारा 29 का, उसमें यह बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वह अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास की जो सजा है वह दे सकता है और असीमित किसी भी धनराशि का जुर्माना। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प है 7 वर्ष तक का कारावास या किसी भी धनराशि तक का जुर्माने की सजा वह दे सकता है या दोनों की सजा दे सकता है। अब हम धारा 29 को देखेंगे और 29 के अंतर्गत 4 खंड हैं और इस चारों खंड के अंतर्गत बताया गया है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं और कितनी सजा वह दे सकते हैं। तो पहला खंड है, उसमें बता रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास या किसी भी अवधि का किसी भी धनराशि का कोई भी जुर्माना वह दे सकता है। दूसरे में बताया गया है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वह कितनी सजा दे सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। उसके बाद आप आते हैं जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वह क्या सजा दे सकता है, तो वह 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। चौथे खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जो शक्ति है वह किसके बराबर होती है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अर्थात जो CMM और CJM इन दोनों की जो शक्तियां होती हैं वह सेम होती हैं। और साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि जो महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जो शक्ति है वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समान है। आपको यह चौथा खंड बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से आपकी शक्ति पूछा जाता है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति किसके बराबर है और महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति किसके बराबर है। तो महानगर मजिस्ट्रेट बराबर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और CJM बराबर CMM या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बराबर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अब इस पर प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस पर जो है बहुत प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा पूछा जाता है धारा 29 पर कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस प्रकार का दंड दे सकता है। सुमेलित करने के लिए बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंड दे सकता है। तो हमने जो धारा 29 देखा, 29 के अंतर्गत जो दूसरा खंड है वह बताता है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वह 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की जो सजा है वह दे सकता है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास, 10,000 या दोनों की सजा। अब आइए दूसरा देखते हैं इसी पर कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह कौन सी सजा दे सकता है। तो इसके लिए हमने जो है धारा 29 का तीसरा खंड देखा था। इसमें यह बताया गया था कि वह 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC की निम्न किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करती है। तो अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां पर किस प्रकार का जो कारावास की सजा दी जाएगी। तो धारा 30 को जब हम देखेंगे तो उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। तो पहला खंड यह बताता है कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास निर्धारित कर सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है। विधि के द्वारा प्राधिकृत है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसी के अंतर्गत आगे यह बताया गया है, लेकिन वह जो सजा होनी चाहिए, जो मजिस्ट्रेट वह सजा दे रहा है, धारा 29 के अधीन जो उसकी सजा की सीमा बताई गई है, जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की 3 साल, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की 1 साल और जो CJM है उनकी 7 साल, उससे अधिक सजा वह नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात यह बता रहे हैं कि जब कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में है, वहां उस कारावास की अवधि उसके 1/4 से अधिक नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 12 महीना अर्थात 1 वर्ष तक का कारावास दिया गया और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया गया और यह जुर्माने की जो धनराशि है उसको अदा नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसको अधिकतम इस जुर्माने की जो धनराशि है अदा न करने के कारण अधिकतम जो सजा दी जाएगी यह 12 महीने का 1/4, तो 12 तिहाई 4 तिहाई 12 अर्थात कुल 12 + 3 15 महीने की इसको सजा दी जाएगी। तो जो उस सजा मुख्य सजा 12 महीने है और उसका 1/4 उसमें और जोड़ दिया जाएगा, अगर वह जुर्माना नहीं देता तो उसको कुल 15 महीने की सजा दी जाएगी। अब यही गुणा गणित लगा करके आपसे एक प्रश्न जो है प्रॉब्लम बेस्ड कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है
जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। तो किस प्रकार का कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है? इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 30 का दूसरा खंड देखेंगे उससे स्पष्ट होता है और उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के कारण उसको जो मुख्य सजा है उसका एक चौथाई जो है उसको और सजा वहां पर जोड़ी जाती है। तो वह जो मुख्य अतिरिक्त सजा होगी वह मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगी। जैसा कि हमने बताया कि उसको 12 महीने का कारावास की सजा दी गई थी प्लस 10,000 रुपए का उसको जुर्माना भी लगाया गया था और जुर्माना अदा नहीं करने के कारण उस पर 3 महीने का जो कारावास है उसको और थोप दिया जाता है। तो यह मुख्य कारावास 12 महीना, इसके अतिरिक्त 3 महीना उसको और वहां पर सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कुल उसको 15 महीने की सजा भोगनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा वह। तो इसी के अंतर्गत है कि जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में है वहां वह उस कारावास की अवधि की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी जिसको वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सक्षम है। दूसरा खंड यही बताया कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास जो है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम कारावास के अतिरिक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेशों की अवधि अधिक नहीं होगी। तो अधिक नहीं होगी से तात्पर्य है कि अधिकतम कितनी हो सकती है और उससे अधिक नहीं हो सकती। तो इसके लिए जब धारा 31 हम पढ़ते हैं इसी के साथ साथ आपको आईपीसी की धारा 71 को भी देखना होगा। 31 और 71, सीआरपीसी की धारा 31 और आईपीसी की धारा 71। तो 31 को जो हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है एक परंतुक दिया गया है। अब परंतुक के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि अगर मान लीजिए कई अपराध हैं उनका एक साथ विचारण किया जा रहा है तो ऐसी दशा में उस सारे अपराधों का विचारण करने के बाद जो अधिकतम सजा दी जाएगी वह कितनी दी जाएगी? तो 14 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष हो सकती है, उससे अधिक नहीं होगी। और उसी के अंतर्गत दूसरा खंड यह भी बताया गया है कि संकलित दंड, मान लीजिए एक अपराध, चार प्रकार के अपराध हैं। एक की सजा 1 साल है, एक की सजा 7 साल है, एक की सजा 5 साल है और एक की सजा 3 साल है। अब इन सभी अपराधों का विचारण एक साथ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में धारा 31 क्या कहती है कि जब इन सबका विचारण एक साथ किया गया और इस सब में मिलाकर के दोष सिद्धि पारित कर दी गई तो यहाँ पर अधिकतम जो सजा होगी कितनी होगी? 14 साल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 7, 3, 10, 5, 15, 1, 16 साल की सजा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर अधिकतम जो सजा होगी वह 14 साल होगी। पहली बात। दूसरी बात ये जो कह रही है कि संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। अब मान लीजिए इस सारे अपराधों का जो संयुक्त विचारण है वह सीजीएम कर रहे हैं। तो सीजीएम जो है इस विचारण करने के बाद सजा दे रहे हैं 14 साल। तो सीजीएम की जो पावर है अधिकतम सजा देने की वह तो 7 ही साल है। तो यह 14 साल की सजा कैसे दे सकते हैं? तो वही जो धारा 31 का जो परंतुक है वह दूसरा खंड, उस परंतुक का दूसरा खंड कहता है कि इस संकलित जो दंड है तो सीजीएम की जो दंड देने की पावर है उस पावर के अधिकतम वह 2 गुना तक दंड दे सकते हैं। अर्थात इनकी पावर अगर 7 साल की है तो ये अधिकतम 7 साल संयुक्त विचारण में ये 14 साल तक की सजा दे सकते हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसकी जो सजा देने की अधिकतम पावर है वो 3 वर्ष है, लेकिन अगर वह संयुक्त विचारण कर रहा है तो वह अधिकतम 6 साल की सजा दे सकता है। और कुल सजा जो होगी वह कितनी होगी? तो मैक्सिमम 14 साल, 14 साल से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। अब उम्मीद है कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो धारा 31 क्या कहती है उसको भी देख लीजिए। किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए से दंडित नहीं किया जाएगा। और दूसरा कहता है कि संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगी जिसे एक अपराध देने के लिए वह जो न्यायालय है वह सक्षम है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 37 के अंतर्गत कब सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। तो सीआरपीसी की धारा 37 के अंतर्गत जो प्रावधान क्या है कि इसमें कब जनता मजिस्ट्रेट को और पुलिस की सहायता करेगी। तो देखिए आपको धारा 37 से लेके धारा 38 और 39, 40 इन 4 धाराओं को एक साथ अगर आप यहीं पर समझ लेंगे तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात आती है सहायता और दूसरी बात आती है इत्तिला या सूचना। पुलिस को सहायता और पुलिस को सूचना। तो पुलिस को सहायता किस धारा के तहत दी जाती है? तो सहायता दी जाती है धारा 37 के तहत और धारा 38 के तहत। और पुलिस को कोई सूचना दी जाती है तो धारा 39 के तहत और धारा 40 के तहत। तो 37 और 38 क्या कहती है कि 37 यह कहती है कि जनता कब मजिस्ट्रेट को और पुलिस को सहायता करेगी।
तो कब करेगी? तो जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, उसको पकड़वाने के लिए या उसको भागने से रोकने के लिए सहायता करेगी। कौन करेगी? तो कोई भी व्यक्ति है वो उसकी सहायता करेगा। परिशांति भंग का निवारण या परिशांति कहीं भंग हुई है तो उसको रोकने के लिए वहां पर सहायता की जाएगी। रेलवे में अगर कोई क्षति पहुंचाया है और क्षति पहुंचाने के बाद वो भागता है तो उसको रोकने के लिए या जो कोई क्षति पहुंचा रहा है उस क्षति को रोकने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए वहां पर जो सहायता है वह की जाएगी। किस धारा के तहत? धारा 37 के तहत। अब धारा 38 में देख लीजिए वहां पर किस प्रकार की सहायता है। तो पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो किसी वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो धारा 37 और 38 सहायता की बात कर रही है। 39 में देखिए, अपराधों की इत्तिला यह जनता के द्वारा सूचना, कोई अपराध किया गया तो जनता उसकी सूचना देगी पुलिस को, धारा 39 के तहत। 40 में गांव के मामले में अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है, जैसे चौकीदार हो गया, तो वो ऐसे व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह गांव में होने वाले किसी भी अपराध का सूचना वह पुलिस को देगा। तो जनता के द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा सूचना के बारे में प्रावधान 39-40 और सहायता के लिए धारा 37-38 में। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर जानने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे। तो सूचना के बारे में हमने जैसा देखा, धारा 39 और धारा 40 के अंतर्गत प्रावधान है और यहाँ पर यह जो प्रश्न है यह धारा 39 पर आधारित है और धारा 39 के तहत जानकारी होने पर जो जानने वाला व्यक्ति है वो आवश्यक है कि वो मजिस्ट्रेट को या पुलिस को उसकी सूचना दे। नेक्स्ट है, गांव के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य यह किस धारा के अंतर्गत दिया है सीआरपीसी में? तो धारा 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस जो है अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? धारा 41 को जब देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके मेंस में भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कब कोई पुलिस अधिकारी है वो किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो यह धारा 41 है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो उसको वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति है वह सेना का भगोड़ा है अर्थात सशस्त्र बल का सदस्य था और वहां से वह भगोड़ा है, भाग गया है, तो उसको जो है गिरफ्तार किए जाने के बारे में प्रावधान है। तो यह जो है गिरफ्तारी कौन कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति धारा 41 के तहत ऐसे व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकता है, चाहे वह सेना का भगोड़ा हो, जिसके विरुद्ध कोई युक्ति सूचना प्राप्त हुई हो या इस तरह की कोई बातें हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को वह गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो किया जा सकता है और इसके बारे में गलत कथन बताना है। जिसका किसी संज्ञेय अपराध से संबंध रह चुका है। तो रह चुका है, अगर मान लीजिए उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है तो उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, यह कथन सही है। जब किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध का आरोप है और वह पुलिस के द्वारा मांग पर अपना नाम और पता नहीं बताता है या बताने से इनकार कर देता है तो उसको भी जो है वहां पर वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 42 ऐसा प्रावधान करती है। और जो एक छोड़ा गया सिद्ध दोषी व्यक्ति है तो यही गलत है और इसको वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सिद्ध दोष होने के बाद न्यायालय के द्वारा उसको छोड़ दिया गया है। तो छोड़े गए सिद्ध दोषी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यही जो है सही उत्तर होगा। तो धारा 41 क्या कहती है? छोड़े गए सिद्ध दोष व्यक्ति को पुलिस तभी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है जबकि वह जिन शर्तों के अधीन छोड़ा गया है उन शर्तों को भंग करता है। अर्थात जिस शर्त पर उसको जमानत दी गई है उसी शर्तों का अगर वह भंग कर रहा है तभी उसको जो है वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा, अन्यथा उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो धारा 41 के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहां क्लियर हो जाएंगी। केवल संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तार कर सकती है। उद्घोषित व्यक्ति है अर्थात जिसके व्यक्ति के विरुद्ध जो है उद्घोषणा जारी हो गई है उसको भी, और कोई सेना का भगोड़ा है
तो इन सभी व्यक्तियों को जो है कोई पुलिस अधिकारी है वह वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो किस प्रकार के मामलों में वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो सभी मामलों में वह गिरफ्तारी नहीं कर हो सकती, क्योंकि केवल संज्ञेय मामलों में हो सकती है। मात्र शंका वाले मामलों में यहाँ भी गिरफ्तार नहीं हो सकते कि किसी व्यक्ति पर केवल शंका है, बल्कि ऐसी शंका कैसी होनी चाहिए? युक्तियुक्त होनी चाहिए। तो युक्तियुक्त शंका अगर है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, तभी वहां पर उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। नेक्स्ट है गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, यह सीआरपीसी किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो यह जो है धारा 41 बी के अंतर्गत अर्थात 41 ख के अंतर्गत ऐसे जो प्रक्रिया बताई गई है और कर्तव्य बताया गया है। तो यही बताया गया है कि जब गिरफ्तारी की जा रही है तो जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी है वो गिरफ्तार कर रहा है तो अपने नाम का प्लेट सही सही लगाएगा और अपनी वर्दी पहनेगा। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि उसने जो है वह पुलिस अधिकारी ही है। गिरफ्तारी का वार एक ज्ञापन तैयार करेगा, उस पर उसके परिवार के या अन्य व्यक्तियों के सिग्नेचर कराएगा, गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा उसको हस्ताक्षरित कराएगा। ये सारी प्रक्रिया फॉलो होने के बाद उसको भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा या गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लाया जाएगा। यह धारा 41 जो है बी प्रक्रिया बता रही है। नेक्स्ट है धारा 41 बी सीआरपीसी में आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ी गई है? इसको 2008 में जो है इस धारा को जोड़ा गया था और 2008 में धारा 41 बी को ही नहीं जोड़ा गया है, बल्कि धारा 41 ए को, धारा 41 बी को, सी को, डी को, इन सभी धाराओं को, चारों धाराओं को यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 41 ग या 41 सी के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी कि यह करेगी तो किस स्तर पर करेगी? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र कमिश्नरी मंडल, किस स्तर पर? तो 41 सी को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जनपद में तथा राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर तथा जिला स्तर इन दोनों ही स्तरों पर जो है नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सीआरपीसी के किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? अर्थात वह पूछताछ जब हो रही है उस दौरान उसको अधिकार है कि वह अपने मन पसंद के किसी अधिवक्ता से मिल सके, उसके परामर्श ले सके। तो यह जो है धारा 41 घ के अंतर्गत, लेकिन इसी के अंतर्गत यह भी बताया गया है संपूर्ण पूछताछ के दौरान वह नहीं जो है अधिवक्ता से मिल सकता। सामान्यतः वह पूछताछ के दौरान तो मिल सकता है, लेकिन पता चला 4 घंटे उसकी पूछताछ चल रही है और वो चाहता है कि चारों घंटे उसको जो है अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए, तो यह अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। यह जो केस है बहुत महत्वपूर्ण केस है और यहाँ पर पूछा जाता है कि यह केस किस मामले से संबंधित है या किस विषय से संबंधित है। तो यह जो डीके बसु का जो मामला है यह व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है और इसमें एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई थी और इसमें जो है मार्गदर्शन जो सिद्धांत या गाइडलाइन जारी किया गया था वह कि गिरफ्तारी के बाद किस प्रकार से जो है कार्यवाही की जाएगी, उनकी चिकित्सा परीक्षा कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, ये तमाम तरह की जो है किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है वह गिरफ्तार कर सकेगा। तो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहले तो आप धारा को याद रखिए। तो धारा 43 के अंतर्गत जो है यह बताया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय, तो ये दोनों ही शब्दों को आपको पढ़ना है, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। तो अगर यह दोनों ही प्रकार के अपराध हुआ कर रहा है या वह कोई उद्घोषित व्यक्ति है तो उसको जो है वह खुद गिरफ्तार कर सकता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति सामान्य सा आदमी, या उसको गिरफ्तार करवा सकता है। तो यही जो प्रावधान है धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है नाम और निवास न बताने पर किस धारा के तहत किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति चाहे वह संदिग्ध है, असंज्ञेय अपराध किया है, किसी तरह का अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर वह अपना नाम और निवास नहीं बताता या गलत बताता है, झूठा बताता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धारा 42 के तहत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसमें पहला कथन है कि जहां कोई निजी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति को अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वहां ऐसा निजी व्यक्ति उसकी तलाशी भी ले सकता है। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो यही जो पहला विकल्प है यही सही नहीं है, क्योंकि धारा 42 ये कहती है, क्योंकि धारा 43 ये कहती है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है और उसकी उपस्थिति में कोई अभियुक्त है, वह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है या कोई उद्घोषित व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करने के बाद अनावश्यक विलंब के बिना तत्काल उसको पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। उसकी तलाशी वगैरह वह नहीं ले सकता, बल्कि उसकी तलाशी कौन लेगा, तो वह पुलिस अधिकारी के पास उसकी पावर है तलाशी लेने की, और प्राइवेट व्यक्ति के पास कोई पावर नहीं है। तो पहला ही कथन गलत है। नेक्स्ट है, जब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। तो वह जो मजिस्ट्रेट है वह स्वयं अपराध कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है या अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो है आदेश दे सकता है। तो यह किस धारा के तहत ऐसा आदेश दिया जाता है, या जो मजिस्ट्रेट है वह खुद गिरफ्तार करता है, तो धारा 44 के अधीन। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कोई अपराध लिखा गया है, यहाँ संज्ञेय असंज्ञेय जमानती गैर जमानती इससे कोई संबंध नहीं है। तो धारा 44 के अंतर्गत चाहे किसी भी प्रकार का अपराध कर रहा है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और यह मजिस्ट्रेट चाहे वह कार्यपालक हो और चाहे न्यायिक हो, उसकी उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति में, और दूसरी बात उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, यह दोनों शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का अपराध कर रहा है वो, तो वहां पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है, या सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण कौन सी धारा प्रदान करती है, तो यह धारा जो है 45 है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है, तो यह जो धारा है धारा 46 का पहले खंड का परंतुक है, और इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर किसी पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक की परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा न करें, तो कोई जो पुरुष पुलिस अधिकारी है उस महिला को छू नहीं सकता है, उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता, या जब केवल महिला पुलिस अधिकारी वहां पर उपस्थित हो तब भी वह जो उसको महिला ही गिरफ्तार करेगी, पुरुष उसके छू नहीं सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने का बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या बलात् विरोध करता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी? तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन देखते हैं कि गिरफ्तारी करने वाले के लिए आवश्यक सर्व साधनों को उपयोग में ला सकता है, यह कथन सही है, और इसके बारे में जो धारा 46 का दूसरा खंड है वह बताता है कि जो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी है वह गिरफ्तारी करने के लिए जितने भी आवश्यक साधन है उसका प्रयोग कर सकता है, तो यह सही है। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है जिसने कोई भी अपराध किया हो, यही कथन जो है वह गलत है, यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है जो कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से के दंड से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है, अन्य सभी व्यक्तियों की नहीं। तीसरा है कि हत्या के अभियुक्त की मृत्यु कारित कर सकता है, यह सही है। मानव वध की भी अभियुक्त की मृत्यु कारित कर सकता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है कि कोई भी अपराध किया हो उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले वह गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी की जो है वह किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 46 का चौथा खंड बताता है, यह बताता है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री रात में गिरफ्तार नहीं की जाएगी। रात से तात्पर्य सूर्यास्त के बाद और सूर्य निकलने से पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जब असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसी गिरफ्तारी किसके द्वारा की जाएगी? तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी महिला पुलिस अधिकारी जो है वह लिखित रूप में फर्स्ट क्लास के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेगी, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेगी और उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी कर सकेगी। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने
किस केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी किया था। बहुत महत्वपूर्ण केस है और इससे जो है आपसे कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश की एपीओ में खास करके इसको और पूछा भी गया है कि ऐसा जो केस का नाम है वह है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। तो आपको इस पहले वाले को लेकर के यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, बल्कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य का मामला था। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार किया जा रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या कोई जूनियर डिवीजन का जज है उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ आवश्यक बातों का दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक। तो दोस्तों इस प्रकार से इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हमने कुल 100 एमसीक्यूज को सॉल्व किया और अभी तक जो है हम धारा 46 तक को कवर कर पाए हैं। इसके आगे के जो प्रावधान है एमसीक्यूज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस पूरी सीरीज के माध्यम से आपको एक बेहतरीन वीडियो जो है की श्रृंखला आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप के अंतर के जो भी डाउट होगा सीआरपीसी को लेके वह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।